स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। साथ ही एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व की हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी की कुछ अन्य प्रॉब्लम्स हम लेकर के आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की पहली प्रॉब्लम के रूप में हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वह है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। ए पार्ट में हमें यह बताना है कि निकाय के समविभव पृष्ठ को पहचान कीजिए, अर्थात हमें जो सिस्टम में दिया हुआ है इसके समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है। साथ ही बी पार्ट में हमें यह बताना है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अर्थात हमें इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम उसका सॉल्यूशन प्रारंभ करते हैं। पहले हम ए पार्ट का सॉल्यूशंस देंगे जिसमें हमें निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि अभी क्वेश्चंस को पढ़ा उसमें हमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश कुछ दूरी पर रख करके दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहीं से पहचान कर लिया कि जो दी गई व्यवस्था है ये एक विद्युत द्विध्रुव की व्यवस्था है। चूंकि विद्युत द्विध्रुव में हम जानते हैं कि दो आवेश होते हैं जिनमें परिमाण बराबर होता है परंतु विपरीत प्रकार का होता है और वह अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ से हमने पहचाना कि एक व्यवस्था है विद्युत द्विध्रुव की है। और इसमें हम ये भी जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की जो लंबवर्धक रेखा अर्थात द्विध्रुव की जो निरक्ष रेखा होती है उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव की जो वैल्यू है वह 0 होती है। तो इसमें समविभव पृष्ठ विद्युत द्विध्रुव AB के लंबवत होगा और उसके मध्य बिंदु से गुजरने वाला तल होगा। तो हमने ऐसे पहचान लिया है कि जो समविभव पृष्ठ है वह विद्युत द्विध्रुव जो कि हमने फिगर में प्रदर्शित किया हुआ है AB, ए पर हमने 2 माइक्रोकूलम और बी पर -2 माइक्रोकूलम आवेश दिया हुआ है, कुछ दूरी पर स्थित दिखाए हैं। तो यहाँ पर ही इनका जो मध्य बिंदु हो गया है, इस मध्य बिंदु से होकर के AB के जो लंब रेखा खींचेंगे वह निरक्ष रेखा होगी और उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। अतः जो द्विध्रुव AB है उसके लंबवत और उसके मध्य बिंदु से गुजरने वाला जो तल होगा वह तल ही समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने समविभव पृष्ठ की पहचान कर ली है। अब हम बी पार्ट का आंसर देंगे। बी पार्ट में हमसे पूछा गया था कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस बी पार्ट्स का आंसर हम देंगे। तो इसमें बी पार्ट के आंसर्स के लिए हमने बताया है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो समविभव के प्रत्येक बिंदु पर AB के अनुदिश अर्थात A से B की ओर होगी। स्टूडेंट्स, ये थ्योरी में बताया जा चुका है कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो द्विध्रुव यहाँ लिया हुआ है उसके अनुदिश अर्थात A से B की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई है। इसका कारण यहाँ स्पष्ट किया गया है जो कि थ्योरी में हमने पढ़ा है कि विद्युत बल रेखाएं जो कि हमने यहाँ खींची हुई है, ग्रीन लाइन से यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है, ये विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो चूंकि ये समविभव पृष्ठ है अतः उसकी जो लंबवत रेखा होंगी ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित यहाँ पर करेंगी। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा जो समविभव पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर AB के अनुदिश होंगी अर्थात A से B की ओर होंगी। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि मूल बिंदु पर एक 8 मिली कूलम का आवेश उपस्थित है। -2 × 10⁹ कूलम के एक छोटे से आवेश को बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 003 से बिंदु R इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 069 से होकर बिंदु Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं 040 तक ले जाने में किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम जो कोऑर्डिनेट हैं एक्सिस होती हैं XYZ उनकी हेल्प से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं फिगर में।
तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पहले ओरिजिन लिया हुआ है, मूल बिंदु, जिस पर कि हमें 8 माइक्रोकुलाम का जो आवेश है सबसे शुरू में दिया था कि वहाँ पर उपस्थित है, तो हमने 8 माइक्रोकुलाम को यहाँ पर मूल बिंदु पर रिप्रेजेंट किया है, प्रदर्शित किया है। इसके बाद हमने बिंदु P को प्रदर्शित किया है। हमें जो P के कोऑर्डिनेट दिए गए थे वो 0, 0, 3 थे। इसका मतलब है कि x अक्ष पर हम नहीं चलेंगे, y अक्ष पर भी नहीं चलेंगे, z अक्ष पर हम 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस चलेंगे। तो जो बिंदु P प्रदर्शित होगा वह z अक्ष पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ओरिजिन से प्रदर्शित होगा। तो हमने ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P को रिप्रेजेंट किया है 0, 0, 3। इसके बाद अब हम बिंदु R को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमें 0, 6 और 9 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये हमने प्रदर्शित किया हुआ है, जो कि 0, 6 और 9, क्योंकि x अक्ष जो है उस पर ये कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, और y और z पर इसने जो है क्रम से 6 और 9 सेंटीमीटर को ट्रेवल किया है। तो ये हमने R जो है यहाँ पर 0, 6, 9 के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। इसके बाद बिंदु Q जो कि हमें दिया गया है 0, 4, 0, तो इसका x अक्ष पर हम नहीं चलेंगे, y पर 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस चलेंगे और z पर नहीं चलेंगे। तो ये बिंदु केवल हमने यहाँ y एक्सिस पर प्रदर्शित किया है, जो कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और उसके x और z जो कोऑर्डिनेट है वो हमने 0 प्रदर्शित किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने फिगर को कंप्लीट किया है। इसके बाद हमने जो आवेश Q = 8 मिली कुलाम दिया था, जो कि ओरिजिन पर था, मूल बिंदु पर था, वो हमने नोट किया, और मिली हटाकर 10⁻³ यहाँ पर मैंने लगाया, इसको कुलाम चेंज कर लिया है। इसके बाद एक छोटा आवेश जो है वो हमें दिया गया था, छोटा आवेश जो कि -2 × 10⁹ कुलाम का था, तो वो हमने यहाँ पर Q नॉट = -2 × 10⁻9 कुलाम नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स अब हम ओरिजिन से लेकर के बिंदु P तक की डिस्टेंस दिखा रहे हैं, जिसकी हमने RP से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये हमने 3 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, तो इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरीके से हम ओरिजिन से लेकर के Q तक की डिस्टेंस को दिखा रहे हैं, जो कि हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। 4 × 10⁻² मीटर हमने यहाँ पे इसे लिखा है। स्टूडेंट्स अब हम ये जो 8 मिली कुलाम का जो आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P पर हम विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। किसी भी आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, जो कि होता है V = 9 × 10⁻9 × Q/R। R के स्थान पर हमने यहाँ RP लिखा है, क्योंकि बिंदु आवेश जिससे हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है P पर, उसके बीच की डिस्टेंस जो है वो RP से प्रदर्शित हमने की है। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम जो 8 मिली कुलाम का आवेश है, इसके कारण बिंदु Q पर विद्युत विभव लिख रहे हैं। यह है VQ = 9 × 10⁹ Q/, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि हमने 4 नोट की थी, RQ से हमने प्रदर्शित किया था 4 × 10⁻² मीटर, तो ये हमने RQ यहाँ लिख लिया है। स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में अगर हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो जो वर्क डन होता है अर्थात कृत कार्य होता है, वह पथ पर निर्भर नहीं करता, वह केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की पोजीशन अर्थात स्थिति पर निर्भर करता है। अतः हमें यहाँ विभवांतर VQP की आवश्यकता होगी, अर्थात जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु P था उस पर विभव, और फिर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अंतिम बिंदु Q पर विद्युत विभव, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में बताया गया था कि पहले हम P से R पर जाते हैं और फिर R से Q पर आते हैं। तो इस तरीके से P प्रारंभिक बिंदु हो गया है और Q अंतिम बिंदु हो गया है। तो हम विभवांतर यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं VPQ। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने लिखा VQP = VQ - VP, अर्थात जो लास्ट पॉइंट हमारे पास है VQP = VQ - VP की लास्ट पॉइंट VQ में से हमने VP को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। VQ की वैल्यू हमने यहाँ से 9 × 10⁻9 Q/RQ लिख ली है। ऐसे ही माइनस लगाने के बाद जो VP की वैल्यू हमने ऊपर नोट की थी वह हमने यहाँ पर लिख ली है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमने अब कॉमन लिया है 9 × 10⁻9 को, और कॉमन निकालने के बाद हमारे पास में जो रिजल्ट आया है वह Q ब्रैकेट 1/RQ - 1/RP, ये रिजल्ट हमें यहाँ मिल गया है। स्टूडेंट्स अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमने वैल्यू को रख लिया है। इसके बाद हम 10⁻² को ऊपर ले करके 100 हमने बना लिया है। 100 हमने यहाँ पर कॉमन लिया है। उसके बाद हमने 4 और 3 का एलसीएम जो है यहाँ पर 12 दिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया है, और ये सॉल्व करने पर हमारे पास -6 × 10⁸ वोल्ट आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम
वर्क डन अर्थात कृत कार्य निकालेंगे। इसके लिए हम हेल्प लेंगे फॉर्मूला जो विभवांतर का होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट की। यहाँ से हम W को निकालते हैं तो V इंटू क्यू नॉट यहाँ पर आएगा। V की जगह विभवांतर हमने यहाँ पर V क्यू पी लिखा हुआ है और क्यू नॉट की इसमें मल्टीपल की हुई है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के प्रारंभ में हमें क्यू नॉट की वैल्यू दी थी -2 इंटू 10 टू द पावर -9, वो हमने यहाँ पर रख दी है। और वी क्यू पी जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है -6 इंटू 10 टू द पावर 8, वो हमने यहाँ पर लिखा है। इसको हमने कैलकुलेट किया है तो हमें वर्क प्राप्त हुआ है 12 इंटू 10 टू द पावर -1, जिसे सोल्व करने पर 1.2 जूल हमें प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से वर्क डन हमें W इक्वल टू 1.2 जूल प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस के अंदर हमसे पूछा गया है कि यदि अणु H2 के 2 में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए, जो अणु H2 है, मॉलिक्यूल H2 है, उसके 2 में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम हटा दें तो हमें हाइड्रोजन आणविक आयन प्राप्त होगा। और इसकी निम्नतम अवस्था में जो 2 प्रोटॉन हैं उनके बीच की दूरी हमें 1.5 एंगस्ट्रॉम दी हुई है तथा इलेक्ट्रॉन प्रत्येक प्रोटॉन से लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर सेपरेट बताया गया है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा को हमें कैलकुलेट करना है, साथ ही स्थितिज ऊर्जा की शून्य जो पोजीशन है, शून्य स्थिति है, वो कहाँ होगी उसके चयन का उल्लेख हमें यहाँ पर करना है। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पहले फिगर को कंप्लीट किया हुआ है। जैसे कि 2 प्रोटॉन्स हमें बताए गए हैं तो हमने यहाँ 2 प्रोटॉन्स लिए हुए हैं और जो इनको हटाए गए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे जो डिस्टेंस हमें यहाँ पर दी हुई है वो 1 एंगस्ट्रॉम दी हुई है दोनों प्रोटॉनों से। साथ ही दोनों प्रोटॉनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम हमें दी हुई है। ये फिगर हमने कंप्लीट की है और यहाँ पर वैल्यू को लिख भी लिया है कि जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस RAB है वो हमें 1.5 एंगस्ट्रॉम दिया है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद ए और सी तथा बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम हमें दी है वो हमने लिखा है और उसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि r दूरी पर स्थित किन्हीं भी 2 आवेशों Q1 व Q2 के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी होती है वह U इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R फॉर्मूले से दी जाती है। तो स्टूडेंट्स हम इस ही फॉर्मूले का यूज करते हुए निकाय की स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर लिख रहे हैं। हमारे पास यहाँ जो निकाय है वह जो A व C पर आवेश स्थित है उसके कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी, साथ में A व B पर जो आवेश स्थित हैं उसके कारण स्थिर ऊर्जा और साथ में B और C पर जो आवेश स्थित हैं उसके कारण स्थिर ऊर्जा से ज्ञात होगी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर निकाय की स्थिर ऊर्जा को U इक्वल टू लिख रहे हैं UAB अर्थात A व B जो हमारे पास आवेश हैं उसके कारण स्थितिज ऊर्जा, और फिर हमने प्लस लगा करके लिखा है UAC अर्थात A व C पर जो आवेश हैं उनके कारण स्थितिज ऊर्जा, और फिर हमने प्लस लगा कर लिखा है UBC अर्थात B व C पर जो आवेश हैं उनके कारण स्थितिज ऊर्जा। स्टूडेंट्स अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प ले रहे हैं और यहाँ पर वैल्यू को रख रहे हैं। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हमने रखा। Q1 की जगह हमने यहाँ पर जो प्रोटॉन हमारे पास है, ये प्रोटॉन का जो आवेश है E उसे रखा। इसके बाद Q2 के स्थान पर जो दूसरा प्रोटॉन हमारे पास यहाँ पर है उसका हमने आवेश E लिखा और साथ में A और B के डिस्टेंस जो बीच की है वो RAB से हमने दिखा दी है। प्लस अब हम UAC की जगह रख रहे हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हमने ऐसे रखा। इसके बाद जो A पर आवेश है, जो प्रोटॉन का आवेश है E वो हमने यहाँ पर रखा और जो C पर यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश है मास E वो हमने यहाँ पर रखा और दोनों के बीच की डिस्टेंस RAC दिखा दी है। ठीक इसी तरीके से हमने UBC को भी लिख लिया है। स्टूडेंट्स इसमें से हमने 9 इंटू 10 टू द पावर 9 को कॉमन निकाल लिया है। साथ में E की जब E में मल्टीपल करते हैं तो प्रत्येक पद में वह E स्क्वायर बनता है और E स्क्वायर को भी हमने कॉमन ले लिया है। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम यहाँ पर E की वैल्यू को रख रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जो कुलाम होती है, जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो हमने यहाँ पर रख लिया है, उसका स्क्वायर हमने यहाँ पर लगाया। साथ ही अब हमने यहाँ पर RAB, RAC व RBC की वैल्यू को भी रख लिया है। स्टूडेंट्स अब हमने 10 टू द पावर -10 को हम ऊपर ले जाते हैं तो वह हमारे पास 10 टू द पावर 10 प्लस की बनती है और उसे हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। इसके बाद हमने इसे सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करें और सॉल्व कर लेने के बाद में ये फाइनली जो रिजल्ट के रूप में हमारे पास यहाँ पर आता है वह -30.72 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल आ जाता है। और स्टूडेंट्स इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त
होता है। तो स्टूडेंट्स ये फाइनली जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U है वो हमारे पास -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई है। स्टूडेंट्स इसके अलावा हमें कुछ क्वेश्चंस में लास्ट में पूछा गया था कि जो शून्य स्थितिज ऊर्जा है उसके बारे में हमें बताना था, उसकी स्थिति के बारे में बताना था। तो स्थितिज ऊर्जा की जो शून्य स्थिति होती है वह अनंत पर होती है। ये चैप्टर को कंप्लीट करते समय हमने थ्योरी में क्लियर किया है कि स्थितिज ऊर्जा की जो शून्य स्थिति है वह अनंत पर मानी जाती है।